हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज उन महिला संगठनों की बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आए और उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किए। आरंभ करते हैं हम 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौर की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भारतीय महिलाओं की भागीदारी इसलिए ज़्यादा हो पाई थी क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि 1925 से 1930 के बीच में रखी जा चुकी थी और इस दरमियान बहुत सारे महिला संगठन अस्तित्व में आए, जैसे देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड। इन सभी संगठनों ने महिलाओं की लामबंदी, प्रभात फेरी निकालना, धरना प्रदर्शन आयोजित करना, इन सब कामों के साथ साथ उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य भी किए, जैसे सूत काटना, चरखा चलाने का प्रशिक्षण देना, खादी का प्रचार प्रसार, देश की स्वाधीनता और सभी देशों की बराबरी का प्रचार और प्रसार करना, जुलूस निकालना, सभाएं करना, छुआछूत मिटाने संबंधी भाषण देना, कांग्रेस की यथासंभव सदस्यता को बढ़ाना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिशा निर्देशन में बंगाल क्रांति कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करना। राष्ट्रीय स्त्री संघ, जिसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में की गई थी, उसके नेताओं ने भी अलग अलग कार्यों के लिए, जो रोजमर्रा के कार्य थे उसके लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया। और इस समय की महिला नेताओं को और पुरुष नेताओं को भी ये महसूस होने लगा था कि एक बहुत बड़ा महिला वर्ग भारत में ऐसा था जो सहज ही धरना प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हर एक महिला को ये शपथ दिलाई गई थी कि वे सूत कातेंगी और खादी वस्त्र पहनेंगी। कम से कम अपने पहनने की केसरिया साड़ी और श्वेत ब्लाउज के वो सूत अवश्य कातेंगी। केसरिया साड़ी का विचार राजपूत महिलाओं की जौहर से पहले केसरिया रंग को शौर्य और वीरता का प्रतीक माने जाने के कारण भारतीय नेताओं में आया और इस दौर में महिला स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की या महिला वॉलंटियर्स की संख्या 700 से बहुत ऊपर चली गई। 1928 में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। बंगाल का ये पहला ऐसा महिला संगठन था जिसने राजनीतिक क्षेत्र के लिए कार्य करने की शुरुआत की। इसके उद्देश्यों में प्रमुख था मुंबई की राष्ट्रीय स्त्री सभा की तरह देश की स्वाधीनता और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयास करना। इन दोनों उद्देश्यों को संगठन में अलग अलग करके नहीं देखा जाता था, बल्कि उनको एक माना जाता था। महिला राष्ट्रीय संघ की नेताओं का तर्क था कि जब तक भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आएगा तब तक भारत आज़ाद नहीं हो सकेगा और महिलाओं की स्थिति में सुधार तभी संभव है जब देश विदेशी शासन से मुक्त हो। उस समय कुछ ऐसी महिला कार्यकर्ताएं थीं जो स्वाधीनता के प्रचार प्रसार के साथ साथ वे लेखन कार्य भी कर रही थी, जैसे महिला राष्ट्रीय संघ की लतिका घोष। लतिका घोष का महिलाओं के लिए संदेश था कि उठो, जाको, अपने देश को अच्छी तरह देखो। ये आज गरीब है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ की कलाएं और हस्तकौशल पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इस दौरान जबकि महिलाएं घरों में कैद रहीं और उन्होंने अपने देश की बदहाल होती स्थिति से अपनी आंखें मूंद ली थीं, तो इससे देश को बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में हमें, अर्थात हम महिलाओं को क्या करना है? याद करो वो कहानियाँ सुरों और असुरों की जो हमें हमारी दादी और नानी सुनाया करती थी। जिस प्रकार जब देवता हार रहे थे तो दुर्गा एक शक्ति की तरह प्रकट हुई। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि स्त्रियां इस देश की शक्ति हैं। उन राजपूत रानियों की कहानियां हमें याद रखनी है जो युद्ध भूमि में जाने से पूर्व अपने पतियों का चंदन और तिलक लगाकर और उनके हाथ में तलवार देकर उन्हें युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उनका अभिनंदन करती हैं। इसी प्रकार विदेशी शासन से मुक्ति के इस संग्राम की अग्नि को हमें इस प्रकार प्रज्वलित रखना है कि उसमें सभी भारतीयों का मन शुद्ध हो और वे देश की सेवा के लिए तत्पर हों। महिला राष्ट्रीय संघ की सदस्यता को बढ़ाने के लिए लतिका घोष और उनकी जैसी तमाम महिला नेताओं ने कांग्रेस के पुरुष सदस्यों से खुली मदद मांगी, क्योंकि ये दौर ऐसा था जब महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा तभी बन सकती थी जब उन्हें उनके घर के पुरुषों का समर्थन प्राप्त हो, और ये तभी संभव था जब उनके पुरुष, उनके पिता, पति या भाई कांग्रेस या राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे हों।
इन महिला नेताओं ने अपने केंद्रों को शक्ति मंदिर का नाम दिया और उनका एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया। इन शक्ति मंदिरों में महिलाओं को पढ़ना लिखना, घरेलू हस्तकलाएं, प्राथमिक चिकित्सा, स्वयं की सुरक्षा करना, ऐसे तमाम कामों के साथ साथ देश की स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के विषय में भी बताया जाता था। लतिका जैसी इन तमाम महिला नेताओं को ये स्पष्ट हो गया था कि क्योंकि महिलाएं लंबे समय से देश के सभी मामलों से पूरी तरह कटी हुई थीं, तो जब तक उन्हें देश के व्यापक संदर्भ में अपनी स्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वे देश के लिए त्याग करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। और राजनीतिक आंदोलन में बहुत समर्पण और त्याग की आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं था। इन महिला नेताओं ने गुजरात और बहुत सारे अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। ऐसे आयोजनों में महिलाओं की संख्या 1000-2000 तक पहुंच जाती थी। मुंबई की देश सेविका संघ की बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो मिलों में काम करने वाली महिला श्रमिक हुआ करती थी। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस समय उभर रहे महिला संगठनों ने अपनी उपार्जित शक्ति का इस्तेमाल, जैसे देश सेविका संघ ने अपनी उपार्जित शक्ति का इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधित्व मांगने के लिए नहीं किया। वे शांत और संयमित ढंग से अपना कार्य धीरे धीरे करती रहीं और छोटे मोटे तमाम तनावों के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना सहयोग देती रहीं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा और उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, महिलाओं के मुद्दे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने लगे। 1927 में AIWC की स्थापना की, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। इस संगठन ने खास तौर से महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कार्य करने की शुरुआत की। इसके पीछे उनका मुख्य तर्क यही था कि इससे महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा और वे अपनी गृहिणी की भूमिका को भी अच्छे ढंग से निभा पाएंगी। 1930 से 1940 के दशक में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। महिलाओं के तमाम मुद्दों को अब खुले तौर पे लिया जाने लगा। संगठन का नाम भी बदलकर ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स कर दिया गया। लेकिन अभी भी महिलाओं के राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने पर जो प्रतिबंध लगा था वो पहले की तरह बना रहा। उसे दूर होने में 2-3 साल अभी और लगने थे। कमला देवी ने इस स्थिति पर टिप्पणी किया कि पहले की AIWC की सदस्याएं महारानियां हुआ करती थीं। 1930 आते आते AIWC की नेताओं ने ये महसूस किया कि पुरानी अध्यक्षाएं केवल नाम के लिए हुआ करती थीं और चूंकि ये संस्था अब एक एक्टिविस्ट संस्था बन गई थी, इसलिए अध्यक्ष का चुनाव भी काम के अनुरूप होना चाहिए। 1931 में सरोजिनी नायडू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो जब हम इस दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि न तो इससे उनके घरेलू जीवन या उनके पारिवारिक समीकरणों में कोई परिवर्तन आया, न ही उनकी जीवन शैली में कोई विशेष परिवर्तन आया और न ही उनकी राजनीतिक भूमिका में किसी प्रकार का बड़ा बदलाव आया। सूत कातने और खादी वस्त्र बुनने के जो संस्थान इस काल में विकसित हुए, उन पर काफी प्रतिबंध लगे हुए थे और फिर ये किसी प्रकार की व्यावसायिक या व्यापारिक गतिविधि भी नहीं थी। उसमें भी महिलाओं को सीमित स्वायत्तता ही मिली हुई थी। वे न तो किसी सामाजिक विचारधाराओं का उल्लंघन कर रही थी या न ही किसी सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही थी और न ही वे स्त्री क्षेत्र की सीमा को लांघ करके पुरुष क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। इस तरह पारंपरिक इतिहास में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हुई, उनकी भूमिका बढ़ी, लेकिन राष्ट्रीयता के इतिहास में महिलाओं का योगदान उनकी पारंपरिक भूमिका के विस्तार तक ही सीमित रहा। धन्यवाद।